नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं धर्मवीर सर फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, स्थिर वैद्युतिकी में हम पढ़ रहे हैं पहला चैप्टर विद्युत क्षेत्र। देखिए, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कूलाम बल के बारे में, कूलाम नियम के बारे में, यानी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में जो कूलाम बल होता है उसका सिर्फ हमने पिछली क्लास में परिमाण पढ़ा था। आज पढ़ेंगे कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में जो कूलाम बल या स्थिर वैद्युत बल लगता है उसका सदिश रूप क्या होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है कूलाम बल का सदिश निरूपण या कूलाम नियम का सदिश निरूपण। तो देखिए, यहां पर मैंने जो कार्तीय निर्देश तंत्र होता है वो कार्तीय निर्देश तंत्र लिया है। इसमें जो क्षैतिज रेखा होती है उसको x अक्ष दर्शाया है और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसको y अक्ष से दर्शाया है। देखिए, ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु को O से दर्शाया है। वो क्या है? इस कार्तीय निर्देश तंत्र का मूल बिंदु है। अब देखिए, इस कार्तीय निर्देश तंत्र में दो बिंदु आवेश लिए हैं। एक बिंदु आवेश है Q1 और दूसरा बिंदु आवेश क्या है? Q2। इस कार्तीय निर्देश तंत्र में दो बिंदु आवेश हैं, एक Q1 और दूसरा Q2। अब देखिए, जो Q1 आवेश है, Q1 बिंदु आवेश है, ये मूल बिंदु O के सापेक्ष R1 वेक्टर स्थिति पर है। तो हम कह सकते हैं R1 वेक्टर क्या है? आवेश Q1 का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश है। मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश है किसका? आवेश Q1 का। और देखिए, जो आवेश Q2 है, आवेश Q2 का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या है? R2 वेक्टर है। तो दोनों आवेश Q1 और Q2 मूल बिंदु O से आवेश Q1 मूल बिंदु O से स्थिति सदिश R1 वेक्टर पर स्थित है और आवेश Q2 मूल बिंदु O से स्थिति सदिश R2 वेक्टर पर स्थित है। अब देखिए, दोनों आवेशों के बीच में एक डॉटेड लाइन दर्शा रखी है। अब देखिए, इनके बीच में एक स्थिति दर्शा रखी है, एक स्थिति सदिश दर्शा रखा है R12 वेक्टर और एक दर्शा रखा है R21 वेक्टर। देखिए, ये स्थिति अलग अलग न दर्शाकर जो डॉटेड लाइन है इस पर भी दोनों स्थिति दर्शाई जा सकती है, लेकिन मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए अलग अलग दर्शाई है। ये जो लाइन है अलग अलग नहीं है, जो बिंदु आवेश को रेखा मिला रही है डॉटेड रेखा उसी पर स्थित है। अब देखिए, R12 वेक्टर, तो R12 वेक्टर क्या है? R12 वेक्टर है आवेश Q1 का, आवेश Q2 के सापेक्ष स्थिति सदिश है। ये R12 वेक्टर है आवेश Q1 का, इस आवेश Q2 के सापेक्ष स्थिति सदिश है। और R21 वेक्टर है, आवेश Q2 का आवेश Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश है। तो ये जो स्थिति सदिश है R2 वेक्टर, ये क्या है? आवेश Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश है। अब देखिए, आपने नाम सुना होगा एकांक सदिश। तो एकांक सदिश क्या करते हैं? एकांक सदिश सिर्फ और सिर्फ दिशा को बताते हैं। इस सदिश के लिए एकांक सदिश होगा R12 कैप और इसके लिए एकांक सदिश होगा R21 कैप। अब ये एकांक सदिश R12 कैप है, इसका काम सिर्फ यही है, ये इस स्थिति सदिश R12 वेक्टर की दिशा बताएगा। और यहाँ पर ये जो R21 एकांक सदिश है इसका काम सिर्फ यही है, ये स्थिति सदिश R21 वेक्टर की दिशा हमें बताएगा। अब देखिए, ये जो दोनों बिंदु आवेश है Q1 और Q2, इन पर चार्ज दोनों पर धनात्मक में हो सकता है और दोनों पर ऋणात्मक हो सकता है, या हो सकता है एक पर धनात्मक दूसरे पर ऋणात्मक। हम मान लेते हैं
बिंदु आवेश Q1 भी धनात्मक है और बिंदु आवेश Q2 भी क्या है, धनात्मक है। अब देखिए जो आवेश Q1 है ये भी धनात्मक है और आवेश Q2 भी क्या है, धनात्मक है। तो धनात्मक धनात्मक आवेश क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अब देखिए ये आवेश Q1 क्या है, धनात्मक है और इसके पास Q2 आवेश भी क्या है, धनात्मक। तो आवेश Q1 पर आवेश Q2 क्या करेगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो प्रतिकर्षण बल की डायरेक्शंस क्या होगी, प्रतिकर्षण बल की डायरेक्शंस ये होगी, इस दिशा में ये इस पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। इस दिशा में आवेश Q1 पर कौन बल लगाएगा, आवेश Q2। उस बल का नाम क्या होगा, उस बल का नाम होगा F12 वेक्टर। यानी आवेश Q1 पर आवेश Q2 के कारण लगने वाला प्रतिकर्षण बल। तो हम लिख सकते हैं F21 वेक्टर क्या है, F12 वेक्टर क्या है। तो देखिए F12 वेक्टर क्या है, आवेश Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल। F12 वेक्टर क्या है, आवेश Q1 पर आवेश Q2 के कारण लगने वाला बल। अब देखिए यहां पर आवेश Q2 है, अब आवेश Q2 पर आवेश Q1 भी बल लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा और उस बल की डायरेक्शन होगी इस दिशा में। इस बल का नाम होगा F21 वेक्टर। यानी आवेश Q2 पर आवेश Q1 के कारण लगने वाला प्रतिकर्षण बल क्या होगा, F21 वेक्टर इस दिशा में होगा। तो हम लिख सकते हैं F21 वेक्टर। तो F21 वेक्टर क्या होगा, आवेश Q2 पर आवेश Q1 के कारण लगने वाला बल। तो आवेश Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल F12 वेक्टर और आवेश Q2 पर आवेश Q1 के कारण लगने वाला बल F21 वेक्टर। अब देखिए ये दोनों बल की दिशा क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। अब देखिए हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कूलाम बल। तो कूलाम बल का परिमाप हमने या परिमाण हमने पढ़ा था। तो क्या पढ़ा था, देखिए हम लिख सकते हैं कूलाम बल इक्वल टू बल का परिमाण इंटू बल की क्या होगी, दिशा होगी, बल की क्या होगी, दिशा होगी। अब देखिए ये जो Q1 आवेश है, ये जो Q1 आवेश है, इस Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल है कौन सा है, F12 वेक्टर। तो हम लिख सकते हैं कूलाम बल F12 वेक्टर इक्वल टू बल का परिमाण हम लिख सकते हैं क्या, K Q1 Q2 दोनों आवेश हो गए। अब देखिए नीचे क्या लिखा जाता है, दोनों आवेशों के मध्य दूरी का वर्ग। अब देखिए दोनों आवेशों के बीच की दूरी तो यही होगी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी तो यही होगी। अब देखिए यहां पर हमने स्थिति सदिश दो दर्शा रखे हैं, एक क्या R12 वेक्टर और दूसरा R21 वेक्टर। अब देखिए ये बल कौन सा है, ये बल है आवेश Q1 पर आवेश Q2 के कारण लगने वाला बल है। तो स्थिति सदिश भी कौन सा लेंगे, स्थिति सदिश भी हम यही लेंगे, आवेश Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थिति सदिश। तो ये रहा आवेश Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थिति सदिश R12 वेक्टर। तो हम लिख देते हैं R12 वेक्टर। अब देखिए यहां पर तो बीच में परिमाण लिखेंगे, तो इसका क्या कर देंगे, मोड और इसका वर्ग। अब दिशा, अब देखिए दिशा, इस बल की दिशा कौन दर्शाएगा, इस बल की दिशा दर्शाएगा R12 एकांक सदिश और इस बल की दिशा कौन दर्शाएगा,
r21 एकांक सदिश, तो इस बल की दिशा क्या होगी, r12 एकांक सदिश। अब देखिए एकांक सदिश क्या होता है, यदि मैं आपको 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा, फिर से एक बार आपको याद दिलाना चाहता हूं, तो एकांक सदिश होता है, एकांक सदिश इक्वल टू सदिश अपॉन सदिश का परिमाण। तो एकांक सदिश बनाने के लिए क्या करते हैं, उसी सदिश होता है, सदिश में उसी सदिश के परिमाण का हम भाग लगा देते हैं। तो यहां पर मैं r12 कैप के लिए एकांक सदिश है, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, r12 कैप इक्वल टू r12 वेक्टर अपॉन में r12 वेक्टर का मोड। अब देखिए, आप ध्यान से देखिए, यहां पर ये जो मैंने लिखा है r12 कैप इक्वल टू r12 वेक्टर अपॉन r12 वेक्टर का मोड, ये वाला मान यहां पर हम लिख देते हैं, ये वाला मान हम यहां पर लिख देते हैं, तो समीकरण किस रूप में बन जाएगी। अब देखिए, यहां से हम लिख सकते हैं, देखिए इसके आगे मैं लिख रहा हूं, इसका मान ये रख रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, f12 वेक्टर इक्वल टू के q1 q2 अपॉन में हो जाएगा r12 वेक्टर मोड का क्यूब हो जाएगा, और ये हो जाएगा r12 वेक्टर। देखिए पहले r12 वेक्टर का स्क्वायर था, अब ये रखेंगे तो क्यूब हो जाएगा। अब देखिए, आपने पढ़ा होगा 11वीं क्लास में, जब आपने सदिश अदिश चैप्टर पढ़ा होगा, तो वहां पर त्रिभुज सदिश योग नेम पढ़ा होगा या त्रिभुज सदिश नियम से। तो यहां पर भी इस डायग्राम में मैं त्रिभुज सदिश नियम का उपयोग करता हूं, तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज सदिश नियम से, त्रिभुज सदिश नियम से। अब देखिए त्रिभुज सदिश नियम से यहां पर जो डायग्राम बन रहा है, उस डायग्राम को मैं नीचे भी बनाकर समझा सकता हूं। देखिए यहां पर जो डायग्राम बन रहा है, उस डायग्राम को मैं यहां पर बना रहा हूं, यहां पर कुछ डायग्राम इस तरह से बन रहा है, बिंदु O है, आवेश Q1 है और Q2। देखिए ये वाला स्थिति सदिश है R2 वेक्टर, ये वाला स्थिति सदिश है R1 वेक्टर, और ये है R12 वेक्टर। इनकी डायरेक्शंस कुछ इस प्रकार से हैं। तो त्रिभुज सदिश योग नियम से मैं क्या लिख सकता हूं, ये जो सदिश है, इन दोनों सदिशों का परिणामी क्या होगा, R1 वेक्टर। तो यहां से मैं त्रिभुज सदिश नियम से लिख सकता हूं R2 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर इक्वल टू R वेक्टर। यहां से मैं मान निकाल सकता हूं R12 वेक्टर का, तो R12 वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। यदि इसका मोड भी हम लिखें तो R12 वेक्टर का मोड इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मोड हो गया। अब देखिए ये जो दोनों मान है R12 वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R12 वेक्टर, और ये R12 वेक्टर का मोड है, ये दोनों मान हम इस समीकरण में रखेंगे। ये वाला मान तो यहां पर रखेंगे और ये वाला मान यहां पर रखेंगे। तो देखिए इस समीकरण में मान रखेंगे, तो ये मान मैं यहां पर रख रहा हूं, तो क्या हो जाएगी समीकरण, F12 वेक्टर इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मोड, और ये Q हो जाएगा, और यहां पर ये मान रखेंगे, यहां पर तो कौन सा मान रखा है, ये मान रखा है, और यहां पर ये वाला मान रखेंगे, तो क्या हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, इसको हम कहेंगे, ये होगी हमारी समीकरण नंबर 1। अब देखिए आगे की कैलकुलेशन के लिए ये जो मैंने लिखा था ये हम मिटा देते हैं, आगे की कैलकुलेशन हम ऊपर करेंगे।
अब देखिए, अभी तक हमने क्या निकाला है, आवेश Q1 पर आवेश Q2 के कारण लगने वाला बल। अब हम F21 वेक्टर ज्ञात करेंगे। F21 वेक्टर का मतलब आवेश Q2 पर आवेश Q1 के कारण लगने वाला बल, यानी आवेश Q2 पर आवेश Q1 के कारण जो प्रतिकर्षण बल लगेगा उस बल का मान क्या होगा। तो देखिए वो बिल्कुल सेम तरीका है। तो F12 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो देखिए Q2 के सापेक्ष यानी सदिश Q2 के लिए Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या है, R21 वेक्टर। तो हम लिख देंगे R21 वेक्टर के मोड का स्क्वायर और इसकी दिशा के लिए R21 कैप, क्योंकि ये मान सिर्फ क्या बता रहा है, ये मान सिर्फ बल का परिमाण बता रहा है। दिशा ये एकांक सदिश बता रहा है कि इस बल F21 वेक्टर की दिशा क्या होगी। वही सेम कंडीशन हम लगा सकते हैं एकांक सदिश के लिए। किस तरह से, R21 कैप इक्वल टू R21 वेक्टर अपोन में R21 वेक्टर का मोड हम लिखते हैं। तो यहां पर इस समीकरण में R21 कैप का मान हम यहां से लिख देंगे। तो देखिए ये स्क्वायर है मोड का, एक मोड यहां पर क्या जाएगा, यहां पर क्यूब हो जाएगा। तो यहां पर ये समीकरण हो जाएगी R21 वेक्टर इक्वल टू K Q1 गुणा Q2 अपोन में R21 वेक्टर का क्यूब हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा R21 वेक्टर। इसको समीकरण 2 कह रहे हैं। अब आप देखिए इस तरह का डायग्राम यहां पर भी बनेगा। एक सदिश त्रिभुज बन रहा है, तो इस त्रिभुज के लिए भी हम त्रिभुज सदिश योग नियम लगा सकते हैं। इन दोनों सदिशों का परिणामी क्या होगा, R2 वेक्टर के बराबर होगा। तो मैं लिख सकता हूं त्रिभुज सदिश नियम से, देखिए त्रिभुज किस तरह से बनेगा, यहां पर मैं बना देता हूं। यहां पर आवेश Q1 है, यहां पर आवेश Q2 है और ये बिंदु O है। तो आवेश Q1 का O के सापेक्ष स्थिति सदिश R1 वेक्टर, Q2 के लिए स्थिति सदिश R2 वेक्टर। और ये देखिए आवेश Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश, ये नीचे वाला डॉटेड लाइन के नीचे वाला क्या है, R21 वेक्टर। तो ये हो जाएगा R21 वेक्टर, R21 वेक्टर हो जाएगा। तो त्रिभुज सदिश योग नियम से इन दोनों सदिशों का योग इसके बराबर हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर। पक्षांतर कर देते हैं तो यह हो जाएगा R21 वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। नीचे वाला मिटा देता हूं, सिर्फ समीकरण हमारा एक काम आएगी। सिर्फ समीकरण एक काम आएगी, इसलिए समीकरण एक को रख लिया है और बाकी को मिटा दिया है। ये क्या था, एक्स एक्सिस। अब देखिए इसका मोड भी ले सकते हैं, इसका मोड भी ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, R21 वेक्टर का मोड और ये हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मोड। अब देखिए इन दोनों मानों को हम समीकरण 3 कह रहे हैं। इन दोनों मानों को क्या कह रहे हैं हम, समीकरण 3 कह रहे हैं। अब देखिए ये दोनों मान कौन सा, एक R21 वेक्टर, R21 वेक्टर का मान यहां पर रख देंगे और किसका, R21 वेक्टर मोड का मान यहां पर और R21 का मान यहां पर रख देंगे। तो समीकरण 3 से मान 2 में लिख रहे हैं। तो मैं लिख सकता हूं समीकरण 3
वह समीकरण 2 से, यानी समीकरण 3 से मान 2 में रख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, F21 वेक्टर इक्वल टू के आवेश Q1 गुणा Q2। नीचे क्या हो जाएगा, R21 वेक्टर मोड का मान तो ये रखेंगे, तो क्या हो जाएगा R21 वेक्टर माइनस R21 वेक्टर का स्क्वायर, और ये हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये क्यूब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब आप देखिए, ये समीकरण नंबर 4 हो जाएगी एक के बाद। तो देखिए समीकरण 1 और 4, समीकरण 1 और 4 दोनों के दोनों क्या है, कूलाम बल का सदिश निरूपण है। जो कूलाम बल है या स्थिर वैद्युत बल है, दोनों आवेशों के लिए एक दूसरे पर जो प्रतिकर्षण बल लगा रहे हैं, उन बलों का ये क्या है, सदिश निरूपण है। तो समीकरण 1 और 4 दोनों, समीकरण 1 और 4 ही क्या कहलाते हैं, कूलाम बल का सदिश निरूपण कहलाते हैं। अब देखिए, चूंकि क्या होता है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मोड इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मोड, इनका परिमाण क्या होगा, आपस में एक समान होगा। इनका परिमाण क्या होगा, एक समान होगा। यदि इनमें मोड नहीं लगाए तो इनका मान अलग अलग हो सकता है, लेकिन इनमें यदि मोड लगा दिया तो इनका मान क्या होगा, एक समान। तो हमारी ये वाली इक्वेशन है, इस इक्वेशन में R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के स्थान पर मैं ये लिख सकता हूं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो क्या हो जाएगा, F21 वेक्टर इक्वल टू के Q1 गुणा Q2, और अपोल में हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का क्यूब, और यहां पर ही हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 5। अब देखिए, जो ऊपर लिखा हुआ है उसको मिटा देते हैं, उसका काम नहीं है। जो समीकरण 5 है, समीकरण 5 को हम माइनस से गुणा कर दें। समीकरण 5 को या तो माइनस से गुणा कर दे, या समीकरण 5 में से माइनस बाहर निकाल दे। दोनों में से हम कुछ भी कर सकते हैं। तो F21 वेक्टर क्या होगा, मैं क्या कर रहा हूं, समीकरण को माइनस से गुणा करूं, तो बाहर माइनस से गुणा कर दिया, तो माइनस के Q1 Q2 अपोन में R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर मोड का क्यूब हो जाएगा, और ये हो जाएगा, देखिए बाहर माइनस से गुणा कर रहे हैं, तो R2 तो माइनस का हो जाएगा और R1 प्लस का हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब देखिए, ये वाली समीकरण है जिसको मैंने एक सर्किल में लेने की कोशिश की है, वो किसके बराबर है, वो F12 वेक्टर के बराबर है। यानी इसका मान किसके बराबर लिख सकते हैं, F12 वेक्टर के बराबर। तो मैं लिख सकता हूं F21 वेक्टर इक्वल टू माइनस F12 वेक्टर। ये जो समीकरण आया है F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस F12 वेक्टर, यानी दोनों आवेश एक दूसरे पर जो प्रतिकर्षण बल लगा रहे हैं, उनका परिमाण एक समान होगा, लेकिन दिशा एक दूसरे के विपरीत होगी। यानी कूलाम का नियम न्यूटन की गति के तीसरे नियम के समरूप है। यानी कूलाम का नियम न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुरूप है। और लगने वाला जो बल, जो कूलाम बल लग रहा है, वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिशी कार्य कर रहा है। इसलिए कूलाम बल एक केंद्रीय बल है, और साथ में ही कूलाम बल संरक्षी प्रवृत्ति का बल होता है। तो ये था कूलाम बल का सदिश निरूपण।